तो चलिए देखते हैं जेनेटिक्स को, जो प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन में हमारे पास क्या क्या चीजें आती हैं पहले चैप्टर से रिलेटेड। तो देखिएगा, सबसे पहले जो जेनेटिक्स टर्म थी वो आपके पास किसने क्वाइन की? तो जेनेटिक टर्म वाज क्वाइंड बाय बेटिसन। 1905 में बेटिसन ने जेनेटिक्स टर्म को क्वाइन किया और उन्हीं को फादर ऑफ मॉडर्न जेनेटिक्स कहा जाता है। फादर ऑफ जेनेटिक्स आपके पास में ग्रीगर जोहान मेंडल है, ठीक है, लेकिन आपके फादर ऑफ मॉडर्न जेनेटिक्स जो है आपके पास बेटिसन है। यहीं से कॉन्टेक्स्ट में और थोड़ा सा रिलेट कर क्वेश्चन पूछी जाती है, फादर ऑफ ह्यूमन जेनेटिक्स कौन है? तो आपके पास में आर्कीबल्ड गैरेट नाम के साइंटिस्ट हैं जो आपके पास में ह्यूमन जेनेटिक्स को जिन्होंने स्टडी किया और वही उनके फादर ऑफ ह्यूमन जेनेटिक्स हैं। तो ध्यान दीजिएगा, आर्कीबल्ड गैरेट। क्लियर है जी? अब चलिएगा, जेनेटिक्स होती क्या है? तो जेनेटिक्स है आपके पास में ब्रांच ऑफ बायोलॉजी विच डील्स विद द स्टडी ऑफ हेरिडिटी एंड वेरिएशन। दो चीजों की स्टडी आप इस पर्टिकुलर ब्रांच में करने वाले हैं, एक हेरिडिटी के बारे में और दूसरी वेरिएशन के बारे में। अब इंपॉर्टेंट क्या है, ठीक है, चलिएगा। तो पहले टर्मिनोलॉजी आपके पास में, दैट इज हेरिडिटी क्या होती है? तो हेरिडिटी है आपके पास में ट्रांसमिशन ऑफ जेनेटिक कैरेक्टर फ्रॉम वन जनरेशन टू अनदर जनरेशन। एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में कुछ सर्टेन कैरेक्टर्स, जेनेटिक्स कैरेक्टर का ट्रांसमिशन होना, ये हेरिडिटी कहलाती है। अब यहां से एक टर्मिनोलॉजी निकल कर आती है, वो है आपके पास में कैरेक्टर क्या होता है ना। तो देखो, कैरेक्टर क्या हुआ आपके पास में? जो भी किसी ऑर्गेनिज्म की मॉर्फोलॉजिकल या एनाटॉमिकल अपीयरेंस होगी जो उसका कैरेक्टरिस्टिक है, ठीक है, या ये कह लें किसी भी इंडिविजुअल को रिप्रेजेंट करने के लिए हम एक पर्टिकुलर उसके कैरेक्टरिस्टिक को उठाकर देखते हैं, वो कैरेक्टर कहलाते हैं। तो इंडिविजुअल रिप्रेजेंटेटिवनेस है ये पर्टिकुलर कैरेक्टर्स। अब देखिए, जैसे मैं ये कह लूं, अब इसको कैसे समझे, मान लीजिए हम ये कहें कि किसी पर्सन की हाइट जो है वो ज्यादा है। हाइट जो है वो आपके पास कैरेक्टर है। अब ये चीज ध्यान रखनी है, हाइट कैरेक्टर है, लेकिन हाइट लंबी है या छोटी है, ये हाइट का एक्सप्रेशन है, ठीक है। तो हाइट इज बेसिकली अ इंडिविजुअल रिप्रेजेंटेटिवनेस। इंडिविजुअल की हाइट एक उसका पर्टिकुलर कैरेक्टरिस्टिक फीचर हुआ, ये लंबा है या छोटा है हाइट में, ठीक है, ये उस कैरेक्टर का एक्सप्रेशन है। तो कैरेक्टर के एक्सप्रेशन को हम कहते हैं ट्रेट। ध्यान दीजिएगा, दोनों में अंतर होती है। कैरेक्टर का जो आपके पास एक्सप्रेशन होगा उसको हम ट्रेट कहते हैं, और जो पर्टिकुलर इंडिविजुअल कैरेक्टरिस्टिक होगी किसी ऑर्गेनिज्म की उसको हम कैरेक्टर कहेंगे। क्लियर? जैसे मैंने अभी एग्जांपल बताई, जैसे एक ऑर्गेनिज्म की अगर हाइट है तो हाइट आपके पास कैरेक्टर हुआ। अब वो हाइट ज्यादा है या कम है, ज्यादा और कम होना जो है वो आपके पास क्या हुआ, उस कैरेक्टर का एक्सप्रेशन, दैट इज स्पेसिफिकली बीइंग टर्म्ड एज द ट्रेट। तो कई जगह पर आप ये पढ़ेंगे कि एग्जैक्टली में ट्रांसमिशन ऑफ द कैरेक्टर और ट्रांसमिशन ऑफ द ट्रेट फ्रॉम जनरेशन टू अनदर जनरेशन, ये भी आपके पास हेरिडिटी है। तो कोई अंतर नहीं है सच में, लेकिन समझाने का तरीका थोड़ा सा अलग हो जाएगा, तो ध्यान देकर चलिएगा इस चीज को। सेकंड पार्ट आती है आपके पास वेरिएशन क्या है। तो देखिए, वेरिएशन क्या है? इंडिविजुअल ऑफ सेम स्पीशीज। ध्यान दीजिएगा, पहली चीज तो ये याद होनी चाहिए, हम सेम स्पीशीज के बारे में ही बात करेंगे। तो इंडिविजुअल ऑफ सेम स्पीशीज हैविंग सम डिफरेंस, दीज आर टर्म्ड एज वेरिएशन। इसका मतलब ये हुआ, एक इंडिविजुअल दूसरे इंडिविजुअल से किस तरह से आपके पास में डिफरेंस है इन दोनों के बीच में, वो कहलाएगा आपके पास में एग्जैक्टली में वेरिएशन है। लेकिन हम बात करेंगे सेम स्पीशीज की, ध्यान देकर चलिएगा। अब ऐसा भी तो है, जैसे मान लीजिए आपके पास ये पेरेंट है और ये उसका ऑफस्प्रिंग है, ठीक है, तो आपके पास में इस पेरेंट से सर्टेन कैरेक्टर जो है ट्रांसमिट होकर आपके पास ऑफस्प्रिंग में आते हैं, लेकिन ये ऑफस्प्रिंग जो है वो आपके पास एग्जैक्टली कॉपी नहीं है किसकी, पेरेंट की। मीन बाय ऑफस्प्रिंग विल ऑलवेज बी डिफरेंट फ्रॉम दिस पर्टिकुलरली पेरेंट। ध्यान दीजिएगा फिर से। अब देखिए, जब हम मियोसिस और माइटोसिस की बात करते हैं तो वहां पर थोड़ा सा अंतर आ जाता है। जब हम ये कहते हैं कि माइटोसिस में आपके यहाँ पेरेंट सेल डिवाइड कर डॉटर सेल बनाता है, तो डॉटर सेल एग्जैक्ट कॉपी होते हैं आपके पास पेरेंट सेल की, मीन बाय वहां पर वेरिएशन नहीं होगी। लेकिन जब मियोसिस की बात कहेंगे तो हम हमेशा कहेंगे कि आपके पास जो ऑफस्प्रिंग होता है वो पेरेंट से टोटली वेरिएटेड होता है, क्योंकि हमेशा 50% ही कैरेक्टर की ट्रांसमिशन होती है। आपके यहाँ 50% मेल से जाता है और 50%
50% फीमेल पेरेंट से जाती है। तो एग्जैक्टली में ऑफस्प्रिंग में कॉम्बिनेशन ऑफ द कैरेक्टर आते हैं मेल और फीमेल पेरेंट के, इसीलिए जो ऑफस्प्रिंग होगा वो आपके पास मेल पेरेंट और फीमेल पेरेंट से वेरिएट करता हुआ आपको दिखाई पड़ेगा। लेकिन माइटोसिस में ऐसा नहीं होता है, क्योंकि वहां पर कोई सच में वेरिएशन आती ही नहीं है। क्लियर हो गई जी। इसीलिए वहां पर एक टर्मिनोलॉजी आप यूज करते हैं, दैट इज क्लोन्स है। ऑफस्प्रिंग बेसिकली आपके पास पेरेंट्स के क्लोन होते हैं, लेकिन मियोसिस में आपके पास एग्जैक्टली में क्लोन कॉपीज अवेलेबल नहीं होती हैं। तो ये भी चीज आपको पता होनी चाहिए। उसके बाद देखिएगा वेरिएशन आपके पास कितनी तरह की है। यहां पर देखिए, तो वेरिएशन बताइए दो तरह की होती है, एक सोमैटिक वेरिएशन और एक जर्मिनल वेरिएशन। सिंपल सी रूल एंड रेगुलेशन है। जो सोमैटिक सेल्स है, तो somatic cell basically are showing the variation that is being termed as the somatic variation, और जो germinal cells होते हैं they are basically showing the germinal variation। अब देखो क्या लिखता है, सोमैटिक जो वेरिएशन होती हैं वो आपके पास इनहेरिटेबल होती हैं। सोमैटिक वेरिएशंस आर ऑलवेज नॉन इनहेरिटेबल होती हैं। मीन बाय ये एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में आपके पास एग्जैक्टली में कोई भी कैरेक्टर जो है वो ट्रांसमिट होकर नहीं जाएगा थ्रू दी सोमैटिक सेल्स। लेकिन जर्मिनल जो वेरिएशन होंगी वहां पर आपके पास एक कैरेक्टर जो है दूसरी जनरेशन में आपके पास ट्रांसफर होकर जाएगा, और ऐसी पर्टिकुलर वेरिएशन को हम इनहेरिटेबल कहेंगे या जर्मिनल वेरिएशन कहेंगे। अब ये चीज आपको पक्का से ध्यान होनी चाहिए। लेकिन इवोल्यूशनरी पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो आपके पास जो जर्मिनल सेल है वो जर्मिनल सेल एग्जैक्टली में सोमैटिक वेरिएशन का एक इवोल्यूशनरी पार्ट ही है। कैसे पता लगा ये चीज? हमें ये मालूम है सोमैटिक सेल कैन बी पर्टिकुलरली हैप्लॉइड, डिप्लॉइड, पॉलीप्लॉइड कुछ भी हो सकते हैं, लेकिन सोमैटिक सेल अगर वो डिप्लॉइड वाला है तो ये जो जर्मिनल सेल शुरुआत में आपको दिखाई पड़ते हैं जिनको हम प्राइमोर्डियल जर्म सेल कहते हैं, ये भी शुरुआत में डिप्लॉइड ही होते हैं। इसीलिए अगर कभी आपसे ये पूछा जाए कि जर्मिनल सेल जो है एग्जैक्टली में किस पर्टिकुलर सेल से एग्जैक्टली में अराइज हुआ, तो आंसर मिलेगी आपको फिर से सोमैटिक सेल ही। क्योंकि मैंने यही कहा कि आपके पास इवोल्यूशनरी पॉइंट ऑफ व्यू से देखेंगे तो सोमैटिक सेल के जो आपके पास डिप्लॉइड क्वांटिटी, आपके पास डिप्लॉइड क्रोमोसोम्स आते हैं, सेम आपके पास क्रोमोसोम कॉपी जो है आपके पास जर्मिनल सेल में भी अवेलेबल होती है। तो इवोल्यूशनरी पॉइंट ऑफ व्यू से ये चीज हमें पता लगी कि जर्मिनल सेल एग्जैक्टली में सोमैटिक सेल से ही अराइज होते हैं, किसी और पर्टिकुलर सेल से अराइज नहीं होते। अब देखिएगा ये जो जर्मिनल वेरिएशन होती है या ब्लास्टोजेनिक वेरिएशन होती है, ये दो तरह की बताई जाती है। एक है आपके पास कंटीन्यूअस वेरिएशन और दूसरी होती है डिसकंटीन्यूअस वेरिएशन। अब देखिएगा ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस से भी क्वेश्चन पूछी जाती है, इसीलिए इसको पक्का से ध्यान देकर चलेगा। क्या लिखा हुआ है, सेल से भी पूछा जाता है, सेल साइकिल और सेल डिवीजन में भी इसका पार्ट आता है, तो भूलिएगा मत। देखिए क्या लिखता है, वेरिएशन जो जर्मिनल वाली है वो दो तरह की है, एक कंटीन्यूअस और दूसरी डिसकंटीन्यूअस। तो कंटीन्यूअस वेरिएशन आर हैपनिंग ड्यू टू द क्रॉसओवर्स। क्रॉसओवर होने की वजह से एग्जैक्टली में कंटीन्यूअस वेरिएशन आती है, लेकिन डिसकंटीन्यूअस वेरिएशन जो है वो म्यूटेशन होने की वजह से आती है। तो म्यूटेशन क्या होती है, आउट ऑफ सडन जो पर्टिकुलर चेंज आ जाता है किसी पर्टिकुलर जेनेटिक मटेरियल के अंदर या जीन के अंदर, वो आपके पास जो वेरिएशन लेकर आएगा उसको हम बेसिकली म्यूटेशन कहेंगे। तो ध्यान दीजिएगा, म्यूटेशन की वजह से डिसकंटीन्यूअस वेरिएशन आती हैं और क्रॉसओवर की वजह से आपके पास कंटीन्यूअस वेरिएशन आती है। अगर इसको समझने की कोशिश करें तो ऐसे भी समझ सकते हैं। देखो ऑन अ डेली बेसिस आपके पास में क्रोमोसोम ओवरलैप करते हैं और क्रोमोसोम ओवरलैप करने के पर आपके पास में सर्टेन कैरेक्टर जो है आपके पास उनकी इंटरमिक्सिंग होती है। अब आपके पास ये लगातार हो रहा है, ऑन अ डे टू डे बेसिस ये चीजें लगातार हो रही हैं। इसका मतलब ये हुआ आपकी बॉडी में आने वाले चेंजेस को नोट डाउन करना बहुत ज्यादा मुश्किल हो जाएगा। अब जैसे इसको बहुत कॉमनली समझ सकते हैं, मान लीजिए आपको डेली आपके मम्मी पापा देखते हो, तो आपके मम्मी पापा आपके जो फेशियल एक्सप्रेशंस होंगे उनमें कोई चेंज नोट डाउन नहीं करेंगे। मतलब मान लीजिए आपके नाक की मॉर्फोलॉजी में, नोज की मॉर्फोलॉजी में कोई चेंज आ जाए, आईज की एनाटॉमी या मॉर्फोलॉजी में कोई चेंज आ जाए, तो उसको नोट डाउन करना उनको बहुत ज्यादा मुश्किल होगा। क्यों ज्यादा मुश्किल है? क्योंकि आपको वो डेली बेसिस के ऊपर देख रहे हैं और डेली बेसिस के ऊपर एग्जैक्टली में कोई भी चेंजेस को नोट डाउन करना बहुत ज्यादा मुश्किल होता है, क्योंकि वो माइक्रोस्कोपिक चेंजेस हैं। ठीक है, लेकिन अब यहीं पर सुनिए कि सडनली आपके पास नाक अगर सीधा था, नोज बिल्कुल स्ट्रेट थी, तो सडनली वो आपके पास सर्टेन एंगल्स पर हो जाए तो क्या आपके मम्मी पापा उस चीज को देख नहीं पाएंगे? बिल्कुल नोट डाउन कर पाएंगे। लेकिन ये आउट ऑफ सडन एक ऐसा चेंज आ गया जो आना नहीं चाहिए था। इसका मतलब कहीं ना कहीं जेनेटिक मटेरियल के अंदर म्यूटेशन हुई है, जो आपके पास में डिसकंटीन्यूअस वेरिएशन का पार्ट है।
कंटिन्यूअस वेरिएशन को नोट डाउन करना बहुत ज्यादा मुश्किल है, डिसकंटिन्यूअस वेरिएशन को नोट डाउन करना बहुत आसान होता है। अब यहां पर दोनों ही वेरिएशंस को हमने दो पार्ट के अंदर डिफरेंशिएट किया हुआ है, एक को लिखते हैं सब्सटेंसिव और एक को लिखते हैं आपके पास में मेरिस्टिक। तो देखिएगा सबटेंटिव जो आपके पास में वेरिएशंस होती हैं वो ऐसी पर्टिकुलर वेरिएशन होती है जिसमें क्वालिटेटिव वैल्यू के अंदर चेंज आए, क्वालिटेटिव वैल्यू में, जैसे मान लीजिए साइज में चेंज आ गया, शेप में चेंज आ गया, कोई कलर में चेंज आ रही है, ये सारी की सारी जो चेंजेस आएंगी उनको हम कहेंगे सब्सटेंटिव चेंजेस है। लेकिन मेरिस्टिक चेंजेस में आपके पास क्वांटिटेटिव वैल्यू चेंज करेगी। क्वांटिटेटिव का मतलब हुआ नंबर ऑफ सेल में चेंज आ गया, नंबर ऑफ आपके पास में आलू फिंगर्स जो है आपके पास उनका नंबर ज्यादा हो गया, आपके पास में आई का नंबर ज्यादा हो गया। तो ये पर्टिकुलर जो आपके पास क्वांटिटेटिव चेंजेस होंगी उनको हम कहेंगे मेरिस्टिक चेंजेस हैं या मेरिस्टिक वेरिएशंस हैं, और सब्सटेंटिव में हम कहेंगे जो पर्टिकुलर आपके पास में क्वालिटेटिव वैल्यू में चेंज आएगी, चाहे वो साइज हो, शेप हो, मॉर्फोलॉजी हो, चाहे वो आपके पास कलर वेरिएशन हो, कोई भी पर्टिकुलर वेरिएशन जहां पर क्वालिटी से लेना देना है। अब देखिए दोनों में अंतर है। अंतर क्या है? सब्सटेंटिव चेंजेस को फिर से नोट डाउन करना बहुत ज्यादा मुश्किल होगा क्योंकि ये क्वालिटेटिव वैल्यू की चेंजेस हैं। इनको अगर आपको नोट डाउन करना होगा तो सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम के बाद में ही आप इनको आपके पास एग्जैक्टली में इनको नोट डाउन कर पाओगे। लेकिन मेरिस्टिक चेंजेस जहां पर क्वांटिटेटिव वैल्यू में चेंज आ रहा है तो आप बहुत सिंपल चीज है, मान लो किसी की 5 फिंगर आपको पिछले दिन दिखाई पड़े, अगले दिन आपके पास 6 नंबर हो जाए तो सिंपल सा फंडामेंटल क्या है, वो कैसी चेंज है? मेरिस्टिक चेंज है। तो ध्यान देकर चलिएगा कि आपके पास सब्सटेंटिव चेंजेस को फिर से नोट डाउन करना मुश्किल होता है और मेरिस्टिक चेंजेस को नोट डाउन करना आसान होता है। तो ये भी चीज आपको पता लग गई होगी तो बहुत बढ़िया है। उसके बाद देखिएगा फादर ऑफ एक्सपेरिमेंटल जेनेटिक्स जो आपके पास मॉर्गन है, मॉर्गन ने बेसिकली एक्सपेरिमेंट किए हैं ड्रोसोफिला मेलानोगास्टर के ऊपर और प्रपोज किए डिफरेंट आपके पास में कॉन्सेप्ट्स। जैसे पहले आपके पास जीन थ्योरी, तो जीन थ्योरी के अकॉर्डिंगली उसने ये कहा कि जीन जो होते हैं वो लीनियरली लोकेटेड होते हैं क्रोमोसोम के ऊपर। तो ये चीज पक्का से ध्यान दीजिएगा कि मॉर्गन ने जीन थ्योरी को आपके पास प्रपोज किया था और ये बोला कि आपके जीन जो है वो लीनियरली लोकेटेड होते हैं आपके पास में क्रोमोसोम के सरफेस पर। इसके अलावा लिंकेज टर्म, थ्योरी ऑफ सेक्स लिंकेज, क्रॉसओवर टर्म एंड क्रिस क्रॉस इनहेरिटेंस के बारे में भी हमें मॉर्गन ने ही बताया है। तो फिर से देख लें जी कौन कौन सी चीजें। मॉर्गन को पहले तो फादर ऑफ एक्सपेरिमेंटल जेनेटिक्स कहा जाता है। एक्सपेरिमेंट किए उन्होंने ड्रोसोफिला मेलानोगास्टर के ऊपर और उसके बाद में एक सर्टेन प्रपोज्ड कॉन्सेप्ट्स के बारे में बताया, जिसमें पहली चीज थी आपके पास जीन थ्योरी। जीन थ्योरी के अकॉर्डिंगली जीन जो होते हैं वो लीनियरली लोकेटेड होते हैं क्रोमोसोम के ऊपर, मीन बाय एक पर्टिकुलर लाइन में लोकेटेड है। सेकंड आपके पास में लिंकेज टर्म दी। थर्ड आपके पास थ्योरी ऑफ सेक्स लिंकेज के बारे में बताया। क्रॉस ओवर टर्म दी और क्रिस क्रॉस इनहेरिटेंस के बारे में हमें बताया। तो ये चीजें आपको इस वाले पर्टिकुलर पार्ट से पता होनी चाहिए। उसके बाद देखिएगा जो हमारे पास फादर ऑफ जेनेटिक्स हैं जो मेंडल थे, तो मेंडल की पर्टिकुलर जो भी पर्टिकुलर प्रपोज्ड उसकी इरा थी उसको हम मेंडलिज्म कहते हैं। और मेंडलिज्म में बेसिकली जो मेंडल ने हमारे पास एक्सपेरिमेंट किया और कौन कौन सी चीजों के बारे में हमें बताया उन प्रिंसिपल्स के बारे में स्टडी करते हैं। तो देखिएगा बहुत सिंपल से लिखी हुई है पहली चीज, एक्सपेरिमेंट्स परफॉर्म्ड बाय मेंडल ऑन जेनेटिक्स एंड डिस्क्रिप्शन ऑफ मैकेनिज्म ऑफ हेरिडिटी प्रोसेसेस एंड फॉर्मुलेशन ऑफ प्रिंसिपल्स आर नोन एज मेंडलिज्म। जैसे मैंने अभी आपको चीजों के बारे में बताया। तो देखिएगा ग्रीगर जोहन मेंडल का जो जन्म हुआ वो 1822 में हुआ 22 जुलाई को, और हुआ कहां पर आपके पास में ऑस्ट्रिया में। ध्यान दीजिएगा इससे भी क्वेश्चन पहले पूछा जा चुका है। ऑस्ट्रिया में बेसिकली उनका जन्म हुआ और शुरुआती लाइफ में उन्होंने आपके पास में मॉन्क का काम किया ब्रून सिटी ऑस्ट्रिया में ही। तो ध्यान दीजिएगा वो आपके पास एग्जैक्टली मैथमेटिशियन थे। ग्रीगर जोहन मेंडल अपने आप में मैथमेटिशियन थे, लेकिन शुरुआत के दिनों में उन्होंने आपके पास में पुरोहितगिरी, जिसको पंडित गिरी कहते हैं, मॉन्क की फॉर्म में आपके पास उन्होंने काम किया ब्रून सिटी ऑस्ट्रिया में। क्लियर हो गया जी। अब देखिएगा क्या लिखा है, अ पेपर ऑफ मेंडल बाय द नेम ऑफ एक्सपेरिमेंट इन प्लांट हाइब्रिडाइजेशन पब्लिश्ड इन दिस जर्नल। Mendel was unable to get any popularity. No one understood him. He died in year 1884 without getting any credit of his work due to the kidney disease that is being termed as Bright disease। तो ध्यान दीजिएगा मेंडल की जो मौत हुई थी उसका कारण था किडनी की डिजीज का होना जो थी आपके ब्राइट डिजीज। अब जरा यहां पर ध्यान दीजिए, क्या चीज ध्यान देने की कोशिश करिएगा।
कि मेंडल का जो वर्क है वो आपके पास में एक्सपेरिमेंट इन प्लांट हाइब्रिडाइजेशन है, जो आपके पास जर्नल में पब्लिश हुआ था। लेकिन प्रॉब्लम ये थी, क्योंकि मेंडल था मैथमेटिशियन, ठीक है। अब मैथमेटिशियन की बात को बायोलॉजिस्ट क्यों माने? बहुत सिंपल सा लॉजिक है। अगर मेरे को कोई ये बोले, मैथ्स वाला मुझे बोले कि हाँ जी आज की डेट में मैं आपको डाइजेस्टिव सिस्टम बहुत अच्छे से पढ़ाऊंगा, तो मैं उसको नकार दूंगा, क्योंकि मैं ये कहूंगा कि भाई आप अपनी पर्टिकुलर सब्जेक्ट के स्पेशलिस्ट हैं, आप अपना काम करिए, मैं अपना काम कर रहा हूं। तो प्रॉब्लम ये होगी कि कहीं ना कहीं ईगो क्लैशेस होने की वजह से एग्जैक्टली में मेंडल के वर्क को कोई रिकॉग्नाइजेशन मिली ही नहीं आपके पास में, जो बायोलॉजिस्ट की फ्रेटर्निटी थी। मेंडल का कोई काम पढ़ना ही नहीं चाहता था। सेकंड थिंग, प्रॉब्लम ये थी कि पब्लिशिंग जो मीडिया हाउसेस थे उस समय वो बहुत ज्यादा अवेलेबल नहीं थे। तो आपके पास मेंडल का वर्क तो जरूर पब्लिश हुआ किसी एक पर्टिकुलर स्पेसिफिक जर्नल में, लेकिन बहुत सारे जर्नल में आपके पास वो पब्लिश नहीं हो पाई, इंटरनेशनल पब्लिसिटी मिली नहीं पाई। तो मेंडल के काम के बारे में ज्यादातर लोगों को पता लगा ही नहीं। ये भी क्लियर हो गई। उसके बाद आपके पास प्रॉब्लम ये थी एक और, कि उसी दौरान में डार्विन नाम के साइंटिस्ट, जो ओरिजिन ऑफ स्पीशीज का आपके पास में जो जर्नल पब्लिश हुआ था, उसके बारे में बायोलॉजिस्ट ज्यादा डिस्कशन में आपके पास में व्यस्त थे। इसीलिए मेंडल के वर्क की कोई प्रपोजिशन हो ही नहीं रही थी, कोई उसके बारे में पढ़ ही नहीं रहा था। मीनवाइल क्रेडिट जो था उस समय डार्विन को ज्यादा दिया जा रहा था, मेंडल को दिया ही नहीं जा रहा था, क्योंकि मेंडल के बारे में यही सोचा जाता था कि ये तो मैथमेटिशियन है, ये क्या हमें बताएगा। उसके अलावा जो मेंडल की सोच थी ना उस समय, और मेंडल ने जो एग्जैक्टली में वर्क कर दिया था, वो बहुत ज्यादा फ्यूचरिस्टिक पर्पस के हिसाब से था। तो फ्यूचर की बातें वो बहुत ज्यादा कहता था कि ऐसा होता है, वैसा होता है, या ऐसा होगा, लेकिन एग्जैक्टली में वो चीजें बहुत ज्यादा टाइम से अहेड थी। इसीलिए मेंडल के आइडियाज को एक तरह से डिस्कार्ड कर दिया गया। उसके अलावा जो अब बायोलॉजिस्ट हूं, मान लीजिए कोई पर्सन बायोलॉजिस्ट है, उसको मैथमेटिकल कैलकुलेशंस के बारे में कोई चीजें पता ही नहीं है, और उन पर्टिकुलर कैलकुलेशन को अंडरस्टैंड करना तो मेरे लिए और ज्यादा मुश्किल हो जाएगा। तो इसी वजह से मेंडल के वर्क को पढ़ ही कोई नहीं रहा था, क्योंकि उसकी जो स्टैटिस्टिकल कैलकुलेशन थी, जो एक्सपेरिमेंट के थ्रू उसने पर्टिकुलर बनाई थी, वो बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड थी नॉर्मल बायोलॉजिस्ट को आपके पास में रीड डाउन करने के लिए। इसीलिए ऐसे वर्क को फिर से रिकॉग्निशन मिली ही नहीं। इसके अलावा मेंडल ने सर्टेन एक्सपेरिमेंट आपके पास हॉकी वीट, जिसको हायरेशियम कहते हैं, और बीन्स दैट इज लवलव प्लांट के ऊपर भी आपके पास में किया आपके पास, लेकिन मेंडल आपके पास सक्सीड नहीं हुआ उनके बारे में कोई भी एक्सपेरिमेंटल प्रूफ देने में, क्योंकि उस समय में उन पर्टिकुलर प्लांट के अंदर पार्थिनोजेनेसिस जो थी वो प्रेजेंट थी। तो ये भी पक्का से ध्यान दीजिएगा कि मेंडल के वर्क को रिकॉग्निशन क्यों नहीं मिली। जितने मैंने पर्टिकुलर फंडामेंटल बताए वो सारे के सारे इंपॉर्टेंट है। चलेंगे, इतनी चीज पता लग गई हो तो एक बार हाँ या ना बता दें। चलिए, उसके बाद क्या हुआ जरा देखें। 16 साल के बाद जब मेंडल मर चुका था, मेंडल के मरने के बाद में 16 ईयर के बाद में मेंडल ने जो जो काम किया था, उन मेंडल के पोस्टुलेट की रीडिस्कवरी की, और 3 साइंटिस्ट ने अलग अलग जगह पर काम किया। देखो, कोऑर्डिनेटिव कोई वर्क नहीं है, अलग अलग कंट्रीज में आपके पास 3 साइंटिस्ट जो है वो काम किए, और उन्होंने बोला कि मेंडल के जो पोस्टुलेट है वो टोटली करेक्ट हैं। उसके बाद ही जाकर मेंडल के वर्क को रिकॉग्निशन मिली, और उसके बाद ही एग्जैक्टली में फादर ऑफ जेनेटिक्स जो है वो मेंडल आपके पास में क्वाइन हुए। तो ध्यान दीजिएगा, 3 साइंटिस्ट हैं आपके पास में, कॉरेन, ह्यूगो डिवेरिज एंड शेरमैक। ध्यान दीजिएगा, कॉरेन, ह्यूगो डिवेरिज एंड शेरमैक। कॉरेन ने आपके पास जर्मनी में एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किए मेज के ऊपर, ह्यूगो डिवेरिज ने हॉलैंड में एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किए इवनिंग प्राइमरोज के ऊपर, और शेरमैक ने ऑस्ट्रिया में एक्सपेरिमेंट किए आपके पास डिफरेंट फ्लावरिंग प्लांट के ऊपर। और तीनों के एक्सपेरिमेंट के जो आपके पास एग्जैक्टली में रिजल्ट थे, वो वही सेम रिजल्ट आ रहे थे जो एग्जैक्टली मेंडल कह रहा था। तो इसीलिए मेंडल के वर्क को उस समय रिकॉग्निशन मिली जब मेंडल मर चुका था, और वो भी 16 ईयर आफ्टर हिज डेथ, जब 1900 में आपके पास एग्जैक्टली में तीनों साइंटिस्ट ने इंडिपेंडेंटली अलग अलग पर्टिकुलरली आपके पास प्लांट के ऊपर एक्सपेरिमेंट किए, और ये पाया कि मेंडल जो चीजें कह रहा था वो पूरी तरह से करेक्ट थी। तभी जाकर हमने ये मानने की कोशिश की है कि एग्जैक्टली में मेंडल जो था वो बहुत बढ़िया साइंटिस्ट थे, और बाद में उनको फादर ऑफ जेनेटिक्स कहा गया। ये क्लियर होना चाहिए दिमाग में। चलेगा,
उसके बाद देखते हैं कि मेंडल के सक्सेस होने का कारण क्या था। तो देखिए मेंडल के सक्सेस होने के बहुत सारे कारण बताए जाते हैं, लेकिन मेन जो उसका फैक्टर बताया जाता है जिसकी वजह से वो सक्सीड कर गया, वो आपके पास यही तीन है। जरा देखिएगा, पहला फैक्टर है आपके पास मेंडल स्टडी द इनहेरिटेंस ऑफ वन और टू कैरेक्टर एट अ टाइम। एक समय में मेंडल जो था किसी पर्टिकुलर प्लांट के एक और दो कैरेक्टर हुई को ही स्टडी कर रहा था। ज्यादा कैरेक्टर स्टडी करता तो बहुत ज्यादा प्रॉब्लम आ जाती, क्योंकि मिक्सिंग हो जाती, तो सर्टेन चीजों को नोट डाउन करना बहुत ज्यादा मुश्किल हो जाता। क्योंकि मैं सेम चीज है ना, मान लो अगर मैं आपको एक वर्क दे दूं तो आपकी कंसंट्रेशन एक काम पर होगी, मैं आपको 10 काम दे दूं तो कुछ चीजें बीच से भूल जाएंगे आप, तो पूरी तरह से आप एग्जैक्टली में कंसंट्रेटेड होकर उस टारगेट को कंप्लीट नहीं कर पाएंगे। तो सेम यहां पर भी फंडामेंटल है कि मेंडल के सक्सेस होने का पहला कारण यह बताया गया कि उसने एक या दो कैरेक्टर की इनहेरिटेंस को ही एट अ पर्टिकुलर टाइम जो है वो आपके पास स्टडी किया था। तो इसीलिए उसको हर एक चीज के कैलकुलेटिव वैल्यूज को टेबुलेटेड फॉर्म में नोट डाउन करना बहुत ज्यादा आसान था। मैथमेटिशियन था ना, तो हर चीजों की आपके पास वो क्वांटिटेटिव वैल्यूज को नोट करना उसको बहुत आसान होता था। स्टैटिस्टिकल एनालिसिस वो बहुत आसानी से कर सकता, लेकिन बायोलॉजिस्ट को ऐसा करना बहुत ज्यादा मुश्किल होता है। उसको स्टैटिस्टिशियन हायर करने पड़ते हैं, जो भी उसके एक्सपेरिमेंटल प्रूफ्स होते हैं उनको नोट डाउन करने के लिए। तो दूसरी बात, एक तो ये हो गया कि एक पर्टिकुलर टाइम पे एक या दो कैरेक्टर ही वो स्टडी कर रहा। सेकंड जो आपके पास मेन रीजन था वो था सिलेक्शन ऑफ द मटेरियल। तो मटेरियल की सिलेक्शन उन्होंने की थी आपके पास, दैट इज पी प्लांट या गार्डन पी, दैट इज द पाइसम सेटिवम। अब गार्डन पी प्लांट जो थे उसकी सिलेक्शन से वो सबसे ज्यादा बेनिफिशियल हुआ मेंडल को, क्योंकि उस पर्टिकुलर प्लांट के सर्टेन आपके पास एडवांटेजेस थे। क्या एडवांटेज थे? तो नंबर 1 एडवांटेज देखिए, पी प्लांट जो है वो आपके पास एनुअल प्लांट है जो आपके पास शॉर्ट हाफ लाइफ है। कैसी लाइफ है जी? शेल्फ लाइफ बहुत कम है, सिर्फ कितने महीने की? 2 से 3 महीने की। और उसी 2 से 3 महीने में वो बहुत ज्यादा लार्ज नंबर ऑफ ऑफस्प्रिंग जो है वो प्रोड्यूस करता है, जिसको शॉर्टर पीरियड ऑफ टाइम में स्टडी करना बहुत ज्यादा आसान है। अब मान लीजिए कोई पर्सन ह्यूमन जेनेटिक्स को स्टडी करता हो, एक पर्टिकुलर ह्यूमन को स्टडी करने को, तो लाइफ साइकिल ऑन एन एवरेज पार्ट देखें तो 72 ईयर, तो इसका मतलब हर एक ह्यूमन बीइंग की 72 ईयर ही एवरेज लाइफ स्पैन है। तो भैया स्टडी कैसे करेंगे इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन को? बहुत ज्यादा मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि आपके पास ऑफस्प्रिंग कब आएंगे उनके बारे में कब स्टडी करिएगा, और उनके ऑफस्प्रिंग कब आएंगे उनके कब स्टडी करिएगा, बहुत ज्यादा मुश्किल है। लेकिन पी प्लांट के साथ ऐसा कुछ नहीं था, शॉर्ट हाफ लाइफ थी आपके पास, शॉर्ट लाइफ स्पैन था, 2 से 3 महीने में क्वांटिटी ऑफ द ऑफस्प्रिंग जो प्रोड्यूस होते थे वो बहुत ज्यादा हो रहे थे। तो स्टडी ऑफ द कैरेक्टर करना हर एक पर्टिकुलर आपके पास में जनरेशन टू जनरेशन बहुत ज्यादा आसान था। दूसरी खासियत, इसी प्लांट के अंदर बहुत ज्यादा मैनी कॉन्ट्रास्टिंग ट्रेट थे, जिनके बारे में हम अगली स्लाइड्स पे देखेंगे। तो ये भी एक रीजन था जिसकी वजह से पी प्लांट की आपके पास उसने इंपॉर्टेंटली आपने एक्सपेरिमेंट्स के लिए यूज किया। उसके बाद देखिएगा, इसी प्लांट के अंदर नेचुरल सेल्फ पॉलिनेशन जो थी वो पहले से प्रेजेंट होती थी। इसका मतलब क्या है? प्योरिटी ऑफ कैरेक्टर को मेंटेन जो है वो बहुत आसानी से किया जा सकता था, लेकिन क्रॉस पॉलिनेशन आर्टिफिशियली परफॉर्म की जा सकती थी। ये इसकी वजह से ही एग्जैक्टली में हाइब्रिडाइजेशन का फंडामेंटल वो यूज कर सकता था। ध्यान दीजिएगा, 2 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। क्वेश्चन 1 पूछा जाता है कि आपके पास मेंडल को प्योरिटी ऑफ कैरेक्टर को मेंटेन करवाने के लिए इस प्लांट में ऐसा कौन सा कैरेक्टर है? तो वो है आपके पास सेल्फ पॉलिनेशन का। लेकिन मेंडल की कामयाबी का रीजन सबसे बड़ा ये है, क्योंकि आप पिछली स्लाइड पे अगर देखिएगा तो मैंने एक जगह पर एक वर्ड लिखा हुआ है, दैट इज एक्सपेरिमेंट इन प्लांट हाइब्रिडाइजेशन। तो हाइब्रिडाइजेशन जब हम वर्ड यूज करेंगे तो मेंडल ने पी प्लांट के अंदर आर्टिफिशियली क्रॉस पॉलिनेशन का फंडामेंटल यूज किया था, और इसी क्रॉस पॉलिनेशन होने की वजह से हाइब्रिडाइजेशन हो सकती थी, अदरवाइज नहीं होती। उसके बाद में आपके जो पी प्लांट है उनको कल्टीवेट करना बहुत ज्यादा आसान होता था, उनका रखरखाव करना बहुत आसान था। इसके अलावा आपके पास पर्टिकुलरली जो ऑफस्प्रिंग या जो पी सीड्स आपके पास में आते थे उनकी क्वांटिटी बहुत ज्यादा लार्जर थी, तो कैरेक्टर में या ट्रेट में हर एक पर्टिकुलर सीड टू सीड क्या वेरिएशंस होती हैं उसको नोट डाउन करना बहुत ज्यादा आसान थी। इसके अलावा देखिएगा, मेंडल क्वांटिटेटिवली एनालाइज्ड द इनहेरिटेंस ऑफ क्वालिटेटिव कैरेक्टर्स। क्वालिटेटिव कैरेक्टर की क्वांटिटेटिव एनालिसिस भी वो आप बहुत आसानी से कर सकता था, और इसने सभी पर्टिकुलर जो एक्सपेरिमेंट्स किए हैं उन एक्सपेरिमेंट की उसने स्टैटिस्टिकल रिकॉर्ड जो है वो मेंटेन कर रखे थे।
अब देखो सिंपल सी बात है ना, मैं पढ़ा रहा हूं, अगर मेरे पास वो जानकारी है, अवेलेबल है, जितना मुझे पढ़ाना है, तो मैं बार बार वो जानकारी दूसरों को दे सकता हूं। इसका मतलब ये है कि जब भी मुझे कोई एक्सपेरिमेंट अगर परफॉर्म करने होंगे, या तो मेरा ब्रेन जो है उसके अंदर वो जानकारी होनी चाहिए, या पेपर वर्क। लोग मेरा ब्रेन नहीं रीड कर सकते हैं डायरेक्टली, लोगों को रीड डाउन करने के लिए पेपर वर्क चाहिए। तो स्टैटिस्टिकल रिकॉर्ड जो थे हर एक एक्सपेरिमेंट के, वो मेंडल ने बहुत आसानी से मेंटेन कर लिए थे, जो बाद में जाकर फायदेमंद हुए, और आज की डेट में हम जेनेटिक्स को पढ़ते हैं, अदरवाइज जेनेटिक्स नहीं पढ़ी जा रही होती। ये भी क्लियर हो गया जी यहां तक? चलेंगे, तो मैंने अभी थोड़ी देर पहले ही कहा था कि मेंडल की कामयाबी का एक रीजन ये भी था कि इस पी प्लांट के अंदर मेनी कॉन्ट्रास्टिंग ट्रेड्स थे। अब ध्यान दीजिए, ट्रेड क्या थे? एक्सप्रेशन ऑफ द कैरेक्टर। क्या था जी? एक्सप्रेशन ऑफ द कैरेक्टर स्पेसिफिकली बीइंग टर्म्ड एज द ट्रेड। अब देखिए, जैसे तो मेंडल ने 7 आपके पास में कैरेक्टर या 7 पेयर ऑफ कॉन्ट्रास्टिंग ट्रेड जो है आपके पी प्लांट के अंदर नोट डाउन किए थे। अब ध्यान दीजिएगा, जो ट्रेट होता है वो 2 तरह का हो सकता है, एक डोमिनेंट ट्रेट है और एक रिसेसिव ट्रेट है। ये भी चीज ध्यान रखनी है, 2 तरह के ट्रेट हो सकते हैं, एक डोमिनेंट ट्रेट होते हैं और एक रिसेसिव ट्रेट होते हैं। अब डोमिनेंट ट्रेट वो वाला ट्रेट होते हैं जो एग्जैक्टली में रिसेसिव वाले ट्रेट का एक्सप्रेशन आने नहीं देते हैं। इसका मतलब हमेशा जो आपको ट्रेट किसी एक पर्टिकुलर पॉपुलेशन में ज्यादा दिखेगा, वो वाला ट्रेट होगा जो डोमिनेंट वाला होगा, रिसेसिव वाले ट्रेट आपको ज्यादा नहीं दिखाई पड़े। डोमिनेंट ट्रेट्स को हमेशा लिखने की जो टेंडेंसी होती है वो कैपिटल लेटर्स में होती है। जैसे मान लीजिए टॉल है, तो टॉल के लिए मान लीजिए हमने कह दिया कैपिटल टी होगा, लेकिन आपके पास में जब रिसेसिव वाला आप कैरेक्टर्स को या ट्रेट को नोट डाउन करेंगे तो आप उसकी जगह पर लिखेंगे स्मॉल वाला टी। तो ये चीज आपको थोड़ा सा ध्यान होनी चाहिए। अब देखिए क्या लिखता है, 7 कैरेक्टर जो मेंडल ने सिलेक्ट किए वो ये थे। पहला था लेंथ ऑफ द प्लांट जो क्रोमोसोम नंबर 4 के ऊपर है। उसके बाद में कलर ऑफ द फ्लावर जो आपके पास क्रोमोसोम नंबर 1 पर है। उसके बाद पॉड एंड या फ्लावर पोजीशन जो क्रोमोसोम नंबर 4 पर है। शेप ऑफ द पॉड जो अगेन क्रोमोसोम नंबर 4 पर है। कलर ऑफ द पॉड जो क्रोमोसोम नंबर 5 पर है। शेप ऑफ द शीट जो आपके क्रोमोसोम नंबर 7 पर है। एंड कलर ऑफ द कॉटिलिडन जो क्रोमोसोम नंबर 1 पर है। अब एक चीज पर ध्यान दीजिएगा, क्या चीज पर ध्यान दीजिएगा, 3 पर्टिकुलर कैरेक्टर एक ही क्रोमोसोम पर पाए जा रहे हैं, लेकिन एक पर्टिकुलर लोकस पर नहीं है। जैसे मान लीजिए ये एक पर्टिकुलर क्रोमोसोम है, तो अगर एक कैरेक्टर आपके पास इस पर्टिकुलर जीन लोकस पर है, तो इसी जीन लोकस पर दूसरे वाला कैरेक्टर नहीं है, वो आपके पास कुछ एक सर्टेन डिस्टेंस पर होगा। तीसरे वाला कैरेक्टर जो आपके पास सर्टेन फिर से एक सर्टेन डिस्टेंस पर है। मीन बाय ओवरलैपिंग ऑफ कैरेक्टर आपके पास यहां पर अवेलेबल नहीं है, ये ध्यान दीजिएगा। इसीलिए एग्जैक्टली में प्योरिटी ऑफ गैमीट्स को मेंटेन किया जा सकता है, अदरवाइज प्योरिटी ऑफ गैमीट जो मेंटेन नहीं होती। ये पक्का से ध्यान रखिएगा, क्योंकि हमने थोड़ी देर पहले ही ये चीज के बारे में पढ़ा कि मेंडल ने आर्टिफिशियली आपके पास में हाइब्रिडाइजेशन या क्रॉस पॉलिनेशन करवाई है। सेल्फ पॉलिनेशन पहले से अवेलेबल होती है, इसीलिए प्योरिटी ऑफ गैमीट आपके पास हमेशा अवेलेबल होगी, क्योंकि हर एक कैरेक्टर जो है डिफरेंट डिफरेंट क्रोमोसोम के डिफरेंट डिफरेंट लोकस के ऊपर पड़ी है। अगर एक क्रोमोसोम में आपके पास डिफरेंट कैरेक्टर एग्जैक्टली में वो रिप्रेजेंट करता भी है, तो उन पर्टिकुलर एग्जैक्टली में कैरेक्टर के लिए जो जीन लोकस होगी वो डिफरेंट होने वाली है, चाहे आपके पास क्रोमोसोम वही नंबर वाला हो। जैसे मैंने अभी बता दिया, लेंथ ऑफ दी आपके पास प्लांट, सेकंड पॉड और दी फ्लावर पोजीशन एंड शेप ऑफ दी पॉड जो है आपके पास क्रोमोसोम नंबर 4 से ही डिफाइंड हो रही है, लेकिन जीन लोकस इन कैरेक्टर के लिए डिफरेंट डिफरेंट होने वाले। जीन लोकस क्या है? जहां पर पर्टिकुलरली आपके पास एक सर्टेन काइंड ऑफ कैरेक्टर वहां से कंट्रोल होता है। तो ये पक्का से आपने ध्यान रखनी है। देखिएगा मेंडल ने क्या किया था, मेंडल ने आपके पास डोमिनेंट और रिसेसिव ट्रेट के बीच में क्रॉसिंग करवाई। ठीक है जी। अब देखिएगा 2 तरह के क्रॉस उसने किए, एक था मोनो हाइब्रिड क्रॉस और दूसरा था आपके पास डाई हाइब्रिड क्रॉस, और उसके बेसिस के ऊपर सर्टेन कंक्लूजन्स के बारे में हमें बताया। ठीक है। अब देखिएगा मोनो हाइब्रिड का मतलब हुआ एक ही पर्टिकुलर कैरेक्टर को उसने सेलेक्ट किया और उसके पर्टिकुलर 2 डिफरेंट ट्रेट को जो होमोजाइगस प्योर गैमीट होने चाहिए उनके बीच में आपके पास एग्जैक्टली में क्रॉसिंग करवाई। अब जरा ध्यान दीजिएगा, डोमिनेंट जो है वो आप कब कहेंगे और रिसेसिव कब कहेंगे, आप थोड़ा सा अभी देखने की कोशिश करेगा, लेकिन
जो एक्सपेरिमेंटल आपके पास में रिजल्ट उसको मिले, जब उसने पर्टिकुलर मोनोहाइब्रिड क्रॉस को आपके पास स्टडी किया, तो उसके पास हमेशा डोमिनेंट टू रिसेसिव जो रेशो मिलती है दैट इज हमेशा 3:1 मिलती है। चाहे आपके पास ये यहां से यहां तक देख लीजिए तो ऑलमोस्ट आपके पास जब भी मोनोहाइब्रिड क्रॉस करवाया गया तो आपके यहाँ रेशो 3:1 ही मिलती है। अब जरा इसको थोड़ा सा इलोंगेट कर आगे बढ़ते हैं, देखो कैसे। तो उसके लिए आपको सबसे पहले टेक्निक का पता होना चाहिए कि मेंडल ने क्या-क्या टेक्निक एग्जैक्टली में एक्सपेरिमेंट में यूज की। तो देखो क्या लिखा, ही डेवलप्ड अ टेक्निक दैट इज इमैस्कुलेशन एंड बैगिंग फॉर हाइब्रिडाइजेशन इन प्लांट। हमें पहले से पता है कि इमैस्कुलेशन जो है आपके पास में क्या है, जो सेल्फ पॉलिनेशन को प्रिवेंट करने के लिए आपके पास में यूज की जाती है। आपके पास इमैस्कुलेशन में के साथ में बैगिंग की जा रही है और बैगिंग से आपके पास में अनडिजायरेबल जो क्रॉस पॉलिनेशन हो सकती है उसको प्रिवेंट करने की कोशिश की। तो याद रखिएगा, इमैस्कुलेशन इज हेल्पफुल इन द प्रिवेंशन ऑफ द सेल्फ पॉलिनेशन एंड बैगिंग इज बेसिकली यूज्ड टू प्रिवेंट द अनडिजायरेबल आपके पास क्रॉस पॉलिनेशन। इसका मतलब ये हुआ मेंडल जानबूझकर क्रॉस पॉलिनेशन करवाएगा, जब उसको जरूरत लगेगी तब वो आपके पास क्रॉस पॉलिनेशन करवाएगा, अदरवाइज वो क्रॉस पॉलिनेशन नहीं करवाएगा। मींस माय ये हुआ, जो मैच्योर पॉलन ग्रेन्स होंगे उसको पर्टिकुलर मेंडल ने पहले कलेक्ट किया मेल प्लांट से और उनको स्प्रेड किया आपके पास जो इमैस्कुलेटेड फ्लावर्स है उनके सरफेस के ऊपर, और जानबूझकर एग्जैक्टली में क्या करवाई, क्रॉस पॉलिनेशन। तो ये पक्का से ध्यान दीजिएगा। अब आपके पास जब क्रॉस पॉलिनेशन होगी तो सीड फॉर्म होंगे, और सीड जब फॉर्म होंगे तो आपके पास वो जो सीड होंगे उसको हम कहेंगे फर्स्ट फीलियल जनरेशन है अकॉर्डिंग टू अ मेंडल। अब जरा ध्यान दीजिए, क्या ध्यान देख रहे हैं, आपके पास सम डिफाइंड टर्म्स हैं जिनके बारे में आपको पता होना चाहिए। क्या पता होना चाहिए, देखो पहला वर्ड है आपके फैक्टर्स क्या होते हैं। तो देखो मेंडल को जीन के बारे में कोई जानकारी नहीं थी, तो मेंडल ने ये कहा कि सर्टेन आपके पास में हेरिडिटी यूनिट्स होती हैं जो आपके पास रिस्पॉन्सिबल है इनहेरिटेंस और आपके पास अपीयरेंस ऑफ कैरेक्टर के लिए। तो उसके लिए उसने टर्मिनोलॉजी यूज की थी फैक्टर, लेकिन बाद में जाकर इस फैक्टर टर्म को आपके पास में जीन से रिप्लेस किया जोहानसन नाम के साइंटिस्ट ने। तो ये पक्का से याद रखिएगा। और मेंडल ने फैक्टर के लिए आपके पास एग्जैक्ट जो टर्म यूज की थी वो थी एलिमेंट। ध्यान दीजिएगा, ये पक्का से क्वेश्चन पूछा जाता है, भूलना नहीं है। तो मेंडल के अकॉर्डिंगली यूनिट ऑफ हेरिडिटी जो है वो आपके पास फैक्टर या एलिमेंट है, जो बाद में रिप्लेस कर दी गई जीन से, जो आपके पास जोहानसन नाम के साइंटिस्ट 1909 में आए, उन्होंने उसको रिप्लेस किया। ठीक है जी। इसके अलावा देखिए क्या लिखता है, Morgan first used symbol to represent the factor. Dominant factor are represented by capital letter, while the recessive factor are by the small letter. जैसे मैं अभी आपको पीछे कह रहा था, जो डोमिनेंट रेट है उसको हम हमेशा कैपिटल लेटर से डिनोट करेंगे और जो रिसेसिव वाले होंगे उनको हम स्मॉल लेटर से डिनोट करेंगे। अब चलिएगा, ये भी क्लियर हो गई जी, इतनी चीज पता होनी चाहिए। मॉर्गन ने आपके पास सिंबल बताए थे, मेंडल ने नहीं। तीसरा आती है आपके टर्मिनोलॉजी दैट इज अलील। अलील या अलीलोमॉर्फ्स क्या होते हैं, तो ये होते हैं आपके पास अल्टरनेटिव फॉर्म्स ऑफ द जीन दैट आर लोकेटेड ऑन द सेम पोजीशन ऑन द होमोलोगस क्रोमोसोम आर स्पेसिफिकली बीइंग टर्म्ड एज द एलील। और इसी टर्म को क्वाइन किया था बैटेसन ने, जिन्होंने आपके पास जेनेटिक टर्म को भी क्वाइन किया। अब जरा यहां पर देखिएगा, आपके पास हमेशा हमें ये पता है कि जीन पेयर में होते हैं, मीन बाय फैक्टर्स भी पेयर होंगे। अब मान लीजिए ये कंडीशन है आपके पास कैपिटल टी, तो ये हुई होमोजाइगस डोमिनेंट, लेकिन एग्जैक्टली में ये तो पता नहीं लगा कि ये डोमिनेंट है। अब जरा देखो डोमिनेंसी के बारे में कब पता लगता है, जब आपके पास स्टेट कैसी होनी चाहिए, हेटेरोजाइगस स्टेट। तो यहां पर देखिएगा एक कैपिटल टी है और एक स्मॉल टी है। तो कैपिटल टी और स्मॉल टी में कैपिटल टी जो है वो डोमिनेंट है ओवर दी आपके पास में रिसेसिव फैक्टर। तब जाकर हम ये कहते हैं जब हेटेरोजाइगस स्टेट आएगी तभी जाकर हमें पता लगेगा कि कौन सा डोमिनेंट होता है और कौन से वाला रिसेसिव होता है। होमोजाइगस स्टेट के अकॉर्डिंगली हम ये नहीं कह सकते हैं कि कोई एग्जैक्टली में रिसेसिव है और कोई एग्जैक्टली में आपके पास डोमिनेंट है। हेटेरोजाइगस स्टेट्स आर ऑलवेज डिनोटिंग कि कौन से वाला एग्जैक्टली में रिसेसिव होगा, कौन से वाला एग्जैक्टली में डोमिनेंट होगा। तो अब जरा ध्यान दीजिएगा कि आपके पास में अलील हुए अल्टरनेटिव फॉर्म्स ऑफ दी जीन। तो इसमें टोटल जो अलील्स आए हैं, अगर यहां पर देखें 1 2 3 4 5 6, ये आपके पास 6 अलील हुए ना, लेकिन अलीलोमॉर्फ्स क्या होती हैं, उनकी कॉम्बिनेशन। तो एग्जैक्टली में अलीलोमॉर्फ कितने हुए, एक कॉम्बिनेशन ये है,
दूसरी कॉम्बिनेशन ये बन सकती है, और तीसरी कॉम्बिनेशन आपके पास होमोलोगस क्रोमोसोम के ऊपर जब जीन पेयर्ड में होंगे तो आपका तीसरी कॉम्बिनेशन ये बन सकती है। तो अलील डिफरेंट है, अलीलोमॉर्फ्स डिफरेंट होते हैं, लेकिन हम पढ़ते सेम आपके पास टर्मिनोलॉजी को इंटरचेंज कर है। अल्टरनेटिव फॉर्म्स ऑफ द जीन व्हिच आर लोकेटेड ऑन द सेम पोजीशन और द लोकस ऑन द होमोलोगस क्रोमोसोम आर स्पेसिफिकली बीइंग टर्म्ड एज द एलील, व्हिच टर्म इज बीइंग कॉइन्ड बाय द बेटेसन। ये भी क्लियर हो गया जी। उसके बाद जरा देखने की कोशिश करते हैं, आगे चलते हैं, चलेगा। ये होमोजाइगस टर्म हमने अभी अभी देख लिया है, उसके बाद हेटेरोजाइगस भी हमने देख लिए। आपके पास ये दोनों टर्मिनोलॉजी, जो होमोजाइगस है या हेटेरोजाइगस स्टेट है, वो टर्मिनोलॉजी भी किसने दी थी? बेटेसन ने ही दी थी। अब ये भी पक्का से ध्यान होना चाहिए। उसके बाद में आपके पास पर्टिकुलर एक और टर्मिनोलॉजी जिसके बारे में पता होना चाहिए, वो है जीनोटाइप और फिनोटाइप। अब देखिएगा, फिनोटाइप क्या होती है? एक्सटर्नल एंड मॉर्फोलॉजिकल अपीयरेंस ऑफ ऑर्गेनिज्म फॉर अ पर्टिकुलर कैरेक्टर। देखिएगा, हम पर्टिकुलर ट्रेट के बारे में बात नहीं कर रहे हैं, हम बात कर रहे हैं एक पर्टिकुलर कैरेक्टर के अलोंग में किसी पर्टिकुलर ऑर्गेनिज्म की एक्सटर्नल और मॉर्फोलॉजिकल अपीयरेंस उस कैरेक्टर के लिए कैसी है, ये कहलाएगी फिनोटाइप। मीन भाई आपने किसी पर्सन को देखा और बाहर से देखने पर बोल दिया हो सकता है इसकी हाइट छोटी है या बड़ी है, तो हाइट बेसिकली आप देख रहे हैं, नोट डाउन तो क्या चीज कर रहे हो? हाइट कर रहे हो, तो वो पर्टिकुलर है फिनोटाइप ऑफ दैट पर्टिकुलर ऑर्गेनिज्म। लेकिन उस फिनोटाइप को कंट्रोल करने का काम तो जीन करते हैं। एग्जैक्टली मीन बाय कैरेक्टर किसकी वजह से आता है? जीन की वजह से आता है ना। तो एग्जैक्टली में जीन इज बेसिकली कंट्रोलिंग द फिनोटाइप ऑफ दैट पर्टिकुलर ऑर्गेनिज्म, और वहां पर हम एक और वर्ड यूज करने की कोशिश करेंगे जिसको हम जीनोटाइप कहते हैं। तो जीनोटाइप क्या होती है? दिस इज पर्टिकुलरली अ जेनेटिक कॉन्स्टिट्यूशन और जेनेटिक मेकअप ऑफ एन ऑर्गेनिज्म फॉर अ पर्टिकुलर कैरेक्टर। मीन बाय किसी एक पर्टिकुलर कैरेक्टर को कंट्रोल करने के लिए एग्जैक्टली में जीनोटाइप रिस्पांसिबल है। मीन बाय फिनोटाइप इज बीइंग कंट्रोल्ड बाय अ फिनोटाइप। No, there will be no thing that is phenotype will control the genotype. Phenotype genotype को कंट्रोल नहीं करता है, या phenotype कभी भी genotype में वेरिएशन नहीं ला सकता है। लेकिन एग्जैक्टली में जीनोटाइप में अगर कोई वेरिएशन आ जाए तो फिनोटाइप में वेरिएशन आएगी, क्योंकि जीनोटाइप एग्जैक्टली कंट्रोलिंग द फिनोटाइप, या आपके पास जीन्स आर बेसिकली कंट्रोलिंग कि कौन सा कैरेक्टर किस तरह से आएगा। अब एक चीज और देखिएगा, आपके जो एनवायरमेंटल फैक्टर्स होते हैं, चाहे एनवायरमेंटल फैक्टर हो सकता है प्रेशर का ज्यादा होना हो, टेम्परेचर का ज्यादा होना हो, ये सारे के सारे फैक्टर एग्जैक्टली में जेनेटिक कॉन्स्टिट्यूशंस को कहीं ना कहीं एग्जैक्टली में थोड़ा बहुत इफेक्ट करते हैं। अब थोड़ा बहुत इफेक्ट करते हैं, इसका मतलब फिनोटाइप में भी थोड़ी बहुत वेरिएशन आपको दिखाई पड़ेगी। अब मान लीजिए कोई व्यक्ति आपको थोड़े दिन पहले फेयर दिखता था, अब आज की डेट में वो थोड़ा सा डार्कर दिखना शुरू हो गया। इसका मतलब ये नहीं है कि उसके एक्सटर्नल अपीयरेंस जो है वो खराब है या एक्सटर्नल अपीयरेंस में ही चेंज हो, ये भी हो सकता है कहीं ना कहीं एग्जैक्टली में उसके जीनोटाइप में कोई ऐसी म्यूटेशन होना शुरू हो गई है या क्रॉसओवर्स होना शुरू हो गए हैं जिसकी वजह से फिनोटाइप एग्जैक्टली में अफेक्ट हो रही है। तो इसका मतलब है एनवायरमेंटल जो वेरिएशंस होती हैं वो जरूरी नहीं है कि फिनोटाइप को ही एग्जैक्टली में क्या करती हैं, चेंज कर सकती हैं। ये भी हो सकता है कि वो जीनोटाइप को भी चेंज कर सकती हो। इसीलिए कभी कभार आपसे एक क्वेश्चन पूछी जाती है जो आपके पास है क्लेफ्ट लिप और क्लेफ्ट पैलेट के बारे में। तो कभी कभार आप ये पढ़ेंगे कि क्लेफ्ट लिप और क्लेफ्ट पैलेट जो होती है किसी पर्टिकुलर सेलेक्टिव आपके पास में पॉलीजेनेटिक इनहेरिटेंस होती है। पॉलीजेनिक मतलब बहुत सारे डिफरेंट टाइप ऑफ जीन के अंदर कोई म्यूटेशन होगी, उसकी वजह से क्लेफ्ट लिप और क्लेफ्ट पैलेट आती है। जरूरी नहीं है, एनवायरनमेंट के अंदर होने वाली वेरिएशन की वजह से जब जीनोटाइप को इफेक्ट पड़ता है उस दौरान में भी आपके पास एग्जैक्टली में आपके पास क्लेफ्ट लिप और क्लेफ्ट पैलेट हो सकती है जो ऑर्गन डिफेक्ट है। तो ये ध्यान दीजिएगा, दिख रहा ऑर्गन में डिफेक्ट है लेकिन एग्जैक्टली डिफेक्ट कहां है? जीन के अंदर। तो मॉर्फोलॉजिकल जो वेरिएशन आपको दिखाई पड़ रही है वो इसलिए दिखाई पड़ती है क्योंकि एग्जैक्टली में जीन के अंदर कोई ना कोई प्रॉब्लम आ गई थी जिसकी वजह से फिनोटाइप ही टोटली चेंज हो गया। तो ये भी पक्का से ध्यान रखते हुए चलना है। चलिएगा जरा सा देखिए, मोनोहाइब्रिड क्रॉस में मैंने पहले ही कह दिया था कि हम कंसीडर करेंगे एक पर्टिकुलर टाइम पे एक ही कैरेक्टर को और बीच में हम क्रॉसिंग करवाने वाले हैं। तो मेंडल ने टॉल और डॉर्फ प्लांट के बीच में आपके पास एग्जैक्टली में एक्सपेरिमेंट किया और आपके पास क्रॉसिंग करवाई। अब देखो ये क्रॉस करवा दिया उसने, ठीक है, मोनोहाइब्रिड क्रॉस करवाया उसने पर्टिकुलर, ये है आपके पास येलो सीड्स और आपके पास ग्रीन सीड के बीच, ठीक है। अब देखो ये आपका कैपिटल लेटर में लिखा हुआ है, स्मॉल लेटर में लिखा है। मीन बाय हमें पहले से पता लग गया जो कैपिटल लेटर में चीजें लिखी होंगी वो डोमिनेंट होंगी और जो आपके पास स्मॉल लेटर में लिखी होंगी वो रिसेसिव होंगी। तो सेम चीज आपके पास
पेयर ऑफ जीन में से जब गैमीट बनेंगे तो एग्जैक्टली में एक ही एग्जैक्टली में आपके पास जीन जो है वो आगे की ओर को मूव कर जाएगा। सेम यहां पर भी फंडामेंटल होगा। F1 जनरेशन में जो ऑफस्प्रिंग बनेंगे तो आपके पास एग्जैक्टली में क्या होगा, मिक्सिंग ऑफ दी पर्टिकुलर कैरेक्टर्स। तो इसका मतलब ये जीन और ये जीन क्या कर जाएगा, मिक्स कर जाएगा। और गैमीट जब बनेंगे, ये जाइगोट बना ना पहले, तो जाइगोट बनने के बाद एग्जैक्टली में आपके पास जब गैमीट बनेंगे तो गैमीट आपके पास एग्जैक्टली में क्या होंगे, सेग्रीगेट कर जाएंगे। और F2 जनरेशन में आप एग्जैक्टली में जब पनेट स्क्वायर को बनाते हैं तो पनेट स्क्वायर को बनाने में फीमेल और मेल आपके पास जो गैमीट आएंगे उनको अलग अलग लिखते हुए उनकी कॉम्बिनेशन को देखने की कोशिश करिएगा। तो देखिए फिर से देख लें, पहले यहां पर क्या हुआ, each homozygous parent in generation produces one kind of gamete। क्लियर होगा जी, तो ये गैमीट आ गया आपके पास। द हेटेरोजाइगस F1 ऑफस्प्रिंग प्रोड्यूसेस टू काइंड ऑफ गैमीट, ये भी आ गया जी। उसके बाद सेल्फ पॉलिनेशन, पनेट स्क्वायर क्यों हुआ, सेल्फ पॉलिनेशन हुई है। सो सेल्फ पॉलिनेशन हुई F1 के दौरान में, और आपके पास जो ऑफस्प्रिंग प्रोड्यूस हुआ F2 जनरेशन में। तो आपके पास देखिएगा ये आपका सेल्फ पॉलिनेशन से आया, तो ये आपके पास कैपिटल वाई, यहां पर भी कैपिटल वाई आया, ये कैपिटल वाई स्मॉल वाई से मिला। तो यहां पर अब देखो हेटेरोजाइगस स्टेट में हमें डोमिनेंसी के बारे में पता लगता है। तो ये आपके पास येलो कलर है विच इज डोमिनेट ओवर द ग्रीन कलर। तो एग्जैक्टली में जो ऑफस्प्रिंग के जो सीड का कलर आएगा वो कैसा होगा, येलो ही। यहां पर तो होमोजाइगस डोमिनेट है तो भी कलर कैसा आएगा आपके पास, येलो ही। यहां पर हेटेरोजाइगस है तो आपके पास कलर कैसा आएगा, फिर से अगेन डोमिनेट वाला ही, तो भी ये आपके पास येलो आ गए। तो आपके पास बाहर से देखने में 4 में से 3 जो है एग्जैक्टली येलो कलर के हैं और एक आपके पास ग्रीन कलर का है। ठीक है, तो आपके पास में फिनोटिपिक रेशियो कितनी आएगी, दैट इज 3:1। ये लिखी हुई है जी यहां पर 3:1 येलो टू ग्रीन। लेकिन एग्जैक्टली में अगर जीनोटाइप के अकॉर्डिंगली देखें, जेनेटिक कॉन्स्टिट्यूशन देखें, तो एक आपके पास एलीलोमॉर्फ तो ये है, ये एक जेनेटिक कॉन्स्टिट्यूशन है, दूसरी कॉन्स्टिट्यूशन ये है और तीसरी है। तो आपके होमोजाइगस डोमिनेट वाले कितने हैं, 1, हेटेरोजाइगस डोमिनेट वाले कितने हैं, 2, और होमोजाइगस रिसेसिव वाले कितने हैं, 1। तो इसका मतलब जेनेटिक रेशियो विल बी या जीनोटिपिक रेशियो विल बी 1:2:1। तो ध्यान दीजिएगा, ये पक्का से याद होना चाहिए। लिए भी ध्यान पक्का से रखना है कि जीनोटाइप इज ऑलवेज कंट्रोलिंग द फिनोटाइप, फिनोटाइप कभी भी जीनोटाइप को कंट्रोल नहीं करता है। क्लियर हो गई जी यहां से भी ये चीज। देखिएगा यहां पर भी कोई चीज के बारे में बताया, देखो प्योर टॉल और प्योर डॉर्फ प्लांट को हमने सिलेक्ट किया है, क्रॉसिंग करवाई है। F1 जनरेशन में आपके पास सभी के सभी टॉल ही प्लांट दिखेंगे। फिर सेल्फ पॉलिनेशन होगी तो 3 आपके पास टॉल आएंगे, एक आपके पास डॉर्फ आएगा जिसको हमने फिनोटिपिक रेशियो या बेस रेशियो या मेंडेलियन रेशियो कहते हैं। इन टॉल में से 2 आपके पास जो है वो आपके पास इंप्योर टॉल है और एक आपके पास एग्जैक्टली में प्योर टॉल है। तो प्योर टॉल वाला हुआ होमोजाइगस डोमिनेंट और इंप्योर टॉल वाले हुए आपके पास हेटेरोजाइगस डोमिनेंट। क्लियर हो गया जी, ये भी पक्का से ध्यान रखिएगा, ये भी कभी कभार क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। अब आपके पास प्योर टॉल की अगर सेल्फिंग करवाओगे तो सभी के सभी आपके पास जो ऑफस्प्रिंग आएंगे वो सारे के सारे टॉल होंगे F3 के अंदर। अगर आप इंप्योर टॉल की अगर सेल्फिंग करवाओगे या सेल्फ पॉलिनेशन करवाओगे तो 3:1 3 टॉल आएंगे, एक डॉर्फ आएगा। अगर आप डॉर्फ प्लांट की सेल्फ पॉलिनेशन करवाओगे आपके पास सभी के सभी प्योर डॉर्फ ही आएंगे F3 जनरेशन के अंदर। ये भी पक्का से ध्यान रखिएगा, ये पक्का आप क्रॉसिंग कर देखिएगा घर में, आपको बहुत आसानी से इन चीजों के बारे में पता लग जाएगा। चलेगा, कंक्लूजन क्या ड्रॉ की मोनोहाइब्रिड क्रॉस से। तो पहले आपके पास में जेनेटिक कैरेक्टर इज कंट्रोल्ड बाय पेयर ऑफ यूनिट फैक्टर, जिसको बारे में मैंने अभी पहले बता दिया था कि हर एक कैरेक्टर को पेयर ऑफ फैक्टर या पेयर ऑफ जीन्स ही आपके पास कंट्रोल करते हैं। और इस कंक्लूजन को उसने लिखा कंक्लूजन ऑफ पेयर्ड फैक्टर और यूनिट फैक्टर। सेकंड कंक्लूजन आप अगर देखेंगे तो क्या लिखा है, दिस कंक्लूजन इज बेस्ड ऑन द F1 जनरेशन। F1 जनरेशन को देखने के बाद में सेकंड कंक्लूजन निकाली है, क्या निकाली, when 2 different unit factors are present in single individual then only one unit factor is able to express itself। 2 में से एक ही जीन एग्जैक्टली में एक्सप्रेस करने वाला है F1 जनरेशन के अंदर, and which is being termed as the dominant unit factor। another unit fail to express it is the recessive factor। in presence of dominant factor recessive unit cannot express it, it is known as कंक्लूजन ऑफ डोमिनेंस। जैसे यहां पर ये चीज दिखाई हुई है, ये आपके पास में होमोजाइगस टॉल, ये होमोजाइगस आपके पास में डॉर्फ। आपके पास F1 जनरेशन में
आपके पास एक ही आपके पास एग्जैक्टली में जो फैक्टर है वो मिक्स कर एग्जैक्टली में आपको दिखाई पड़ता हुआ दिख रहा है, और आपके पास सारे प्लांट F1 जनरेशन के अंदर जो मिलेंगे आपको आपके पास टॉल मिलेंगे, लेकिन हेटेरोजाइगस टॉल होंगे। वो कैसे पता लगा? ये जो कैपिटल वाला है ये रिसेसिव वाले आपके पास ड्वार्फ वाले प्लांट का एक्सप्रेशन नहीं आने देगा, तो ये पक्का से ध्यान होना चाहिए। थर्ड कंक्लूजन जो विड्रॉ हुई वो थी, ड्यूरिंग गमीट फॉर्मेशन यूनिट फैक्टर्स ऑफ अ पेयर सेग्रीगेट रैंडमली एंड ट्रांसफर इनसाइड डिफरेंट गमीट, ईच गमीट रिसीव ओनली वन फैक्टर ऑफ अ पेयर। देखो मैंने अभी थोड़ी देर पहले कहा था, जब भी गमीट की फॉर्मेशन होगी तो पेयर में से एक ही फैक्टर एग्जैक्टली में कंट्रीब्यूट करेगा, दूसरे वाला कंट्रीब्यूट नहीं करेगा। सो गमीट आर प्योर फॉर अ पर्टिकुलर ट्रेट। गमीट की प्योरिटी के ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ता है, ये पक्का से याद होना चाहिए। इसीलिए इस कंक्लूजन को प्योरिटी ऑफ गमीट और प्रिंसिपल ऑफ सेग्रीगेशन कहा जाता है, ये पक्का से याद रखिएगा। गमीट की फॉर्मेशन के दौरान में आपके पास जो पेयर्स में फैक्टर जो पेयर में होंगे वो आपके पास रैंडमली सेग्रीगेट करेंगे, और आपके पास एग्जैक्टली में एक ही फैक्टर आपके पास पेयर में आपके पास कंट्रीब्यूट करेगा, अदरवाइज नहीं करेगा। इसी वजह से आपके पास गमीट की प्योरिटी मेंटेन होगी, अदरवाइज वो मेंटेन नहीं हो सकती है। उसके बाद देखिएगा आपके पास क्या चीज आई, उसके बाद आता है आपके पास डाई हाइब्रिड क्रॉस में। तो आप क्या करेंगे, अब एक कैरेक्टर की जगह एट अ टाइम दो कैरेक्टर सेलेक्ट करेंगे। तो आपने क्या किया, ये पर्टिकुलर दो कैरेक्टर सेलेक्ट कर लिए और इनके बीच में आपने क्या करवा दिया, दैट इज पर्टिकुलरली क्रॉसिंग करवाई। तो येलो सीड है आपके पास और राउंड आपके पास सीड है, ये आपके डोमिनेंसी शो कर रहे हैं, और ग्रीन आपके पास सीड है और रिंकल्ड हो चुके हैं, ये इसका रिसेसिव कैरेक्टर है। ठीक है, दोनों के बीच में जब आप क्रॉसिंग करवाओगे तो आपको जो फिनोटिपिक रेशो मिलेगी वो मिलेगी आपके पास 9:3:1। अब देखिए क्या चीज है, ये पर्टिकुलर फंडामेंटल याद होना चाहिए। अब मान लीजिए येलो के लिए मैंने Y सिलेक्ट किया और राउंड के लिए मैंने कैपिटल R सिलेक्ट किया हुआ है, तो येलो और राउंड वाले एग्जैक्टली पेरेंटल है और ग्रीन और रिंकल्ड वाले आपके पास ये भी पेरेंटल है। तो आपके पास जो नी कॉम्बिनेशन जो एग्जैक्टली में फिनोटिपिक निकल कर आएंगी वो कौन से वाली है, ग्रीन एंड राउंड, और आपके पास येलो एंड रिंकल्ड। जो आपके टोटल नंबर ऑफ स्पेन कितने होंगे, 6। इसका मतलब एग्जैक्टली में जो पेरेंटल कॉम्बिनेशन है आपके पास वो कितने हो गए, 10 होकर आते हैं। तो ये पक्का से ध्यान दीजिएगा, फिनोटिपिक रेशियो इन डाई हाइब्रिड क्रॉस इज 9:3:1। जीनोटिपिक रेशियो बहुत बड़ी है, आपको उसके लिए पनेट स्क्वायर बनाना चाहिए, और पनेट स्क्वायर बनाकर ही आपको उस चीज के बारे में पता लग सकता है। तो ये पक्का से ध्यान रखना है, जैसे ये पनेट स्क्वायर बना हुआ है, ये पनेट स्क्वायर आपको बनाना पड़ेगा, और उसके लिए आपको पहले गमीट बनाने पड़ेंगे, सेग्रीगेशन का फंडामेंटल फॉलो करना पड़ेगा, फिर पनेट स्क्वायर के अकॉर्डिंगली आपको वो कॉम्बिनेशंस देखने पड़ेंगे, और उसके अकॉर्डिंगली ही आपको पता लगेगा कि जीनोटिपिक रेशियो और फिनोटिपिक रेशियो में एग्जैक्टली में क्या वेरिएशन है। तो इसको घर में बनाइएगा, देखिएगा एक बार कि किस तरह से ये चीज होती है। अब जरा यहां पर देखिएगा कि कंक्लूजन क्या विड्रॉ किया मेंडल ने इसके अकॉर्डिंग। तो क्या लिखता है, द F2 जनरेशन प्लांट प्रोड्यूसेस 2 न्यू फिनोटाइप, सो इनहेरिटेंस ऑफ सीड कोट कलर इज इंडिपेंडेंट ऑफ द इनहेरिटेंस ऑफ द शेप ऑफ द सीड। इससे ये चीज समझे, देखिए ये येलो कलर के आपके पास में जो पर्टिकुलर कोटिलिडन्स हैं या आपके पास सीड है, इनको राउंड आपके पास सीड से कोई लेना देना नहीं है। इसका मतलब ये हुआ येलो कलर ऑफ द सीड जो है उसकी इनहेरिटेंस इंडिपेंडेंटली हो रही है राउंड आपके सीड के अकॉर्डिंगली, क्योंकि येलो वाले सीड को राउंड शेप ऑफ दी सीड से कोई लेना देना है ही नहीं है, ये पक्का से ध्यान रखिएगा। देखिएगा अब फिर से, द F2 जनरेशन प्लांट प्रोड्यूसेस 2 new phenotype, so inheritance of seed coat color is independent from the inheritance of the shape of the seed, otherwise it cannot possible to obtain yellow wrinkled and green round type of seed। अगर ये चीज नहीं होती तो exactly में ये combination नए वाले आपके पास में कभी नहीं आते, ये पक्का से ध्यान रखिएगा। उसके बाद क्या लिखिएगा, this observation lead to the Mendel's conclusion that different type of character present in plant assort independently during inheritance, जिसके बारे में मैं अभी अभी बता रहा था कि येलो वाले आपके पास सीड को राउंड शेप ऑफ द सीड से कोई लेना देना है ही नहीं है। इसका मतलब जनरेशन टू जनरेशन वो इंडिपेंडेंटली ट्रांसमिट होकर जाते हैं, ये आपको ध्यान रखना है। और इसी पर्टिकुलर डाई हाइब्रिड क्रॉस के अकॉर्डिंगली जो कंक्लूजन उसने विड्रॉ की उसको कहा
कंक्लूजन ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। और ये इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट आपके पास डाई हाइब्रिड क्रॉस को देखते हुए कही गई थी। इसका मतलब मोनो हाइब्रिड क्रॉस में इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट का रूल वैलिड है ही नहीं है। ये आपने पक्का से ध्यान रखते हुए चलना है, ये इंपॉर्टेंट है और यहां से क्वेश्चन आपको पूछे जाते हैं।